Hello everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. Recently, I shared this problem in our WhatsApp group for the problem of the day and कुछ बच्चों ने काफ़ी सही आंसर किया, 2-3 बच्चों का आंसर सही था। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाते हैं इस पर। सो लेट्स डिस्कस दिस कि ये क्वेश्चन क्या है जो देखने में इतना ख़तरनाक लग रहा है, इसमें होगा क्या देखते हैं एक बार। एंड अगेन ये वीडियो प्रॉपरली ओलंपियाड पर्सपेक्टिव से ही बना रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन OPHO में पूछा गया था 2025 में। एक बार देख लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक फ्लैपी बर्ड दिया है जो मल्टीपल टाइम्स जंप कर सकता है। आप लोग गूगल कर सकते हो जो फ्लैपी बर्ड का गेम है वो कैसा दिखता है। तो जो मल्टीपल टाइम्स जंप कर सकता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, करेक्ट। और एक जंप जो है वो हर एक जंप पे वो अपना स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि समहाउ इसमें कुछ मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का केस लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे ना ही स्पीड फिक्स्ड है ना ही डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो और एवरी जंप के लिए उस बर्ड को मतलब वो कभी भी डिसाइड कर सकते कब जंप करना है और किस डायरेक्शन पे करना है। ग्रेविटी तो चल ही रहा है अपने हिसाब से। तो उसमें बोला गया है कि जो पहला जंप है ना वो h हाइट से दिया है फ्लैपी बर्ड ने, और उसका जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है विच इज़ v0, और हर एक सब्सिक्वेंट जंप में उसका जो वेलोसिटी है वो घटे जा रहा है दिन वो v0/n हुए जा रहा है बार बार, करेक्ट। मतलब मान लो जो पहला जंप है वो v0 से होगा, जो अगला जंप है वो v0/2 से होगा, जो अगला है वो v0/3 से होगा, एंड सो ऑन। सो इस बर्ड को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब हमें इस L को मैक्सिमाइज़ करना है, इस L को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो बर्ड ट्रैवल कर सकता है। अगर हाइट का वैल्यू दिया है 100 और v0 मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया है 10, ठीक है। चलिए इसमें आपको एक मैं जो क्लास में कराता हूँ ना उसके इलस्ट्रेशन में एग्जांपल में देता हूँ। पहले आप पहले वो ट्राई कीजिए, मतलब जिन लोगों ने क्लास में कर लिया वो तो ठीक है, आपको पता है ये क्वेश्चन, बट जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग वापस से एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हो, एक बार देख सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक पार्टिकल है जो किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है विद द वैल्यू v0, तो आपको बहुत रिजेम्बलेंस दिखेगा इस क्वेश्चन पे और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें। और मैं अगर ये पूछूं कि ये बर्ड जब जंप करेगा या फिर जो पार्टिकल जब थ्रो करूँगा मैं वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस दूर जाके गिर सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ 45 डिग्री में फेंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। 45 डिग्री पे मैक्सिमम तभी होता है अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है। पार्टिकल चाहे तो ऐसे भी जंप कर सकता है, पार्टिकल चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, बट येस पार्टिकल का वेलोसिटी v0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगेगा सेफ्टी पैराबोला का कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में हमेशा डिस्कस करता ही हूँ और उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस को मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। ये कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मैं सारे मतलब डिटेल्स पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपके कोचिंग में भी पढ़ाया गया होगा इस चीज़ को, मैं बस एक बार इंट्यूशन दे देता हूँ आपको। अगर मैं इन सब के पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक एनवेलप से क्रिएट करूँ या फिर एक पैराबोला क्रिएट करूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल जो है वो इसी पैराबोला के अंदर रहने वाला है। एक एनवेलप होगा जिसके अंदर पार्टिकल रहने वाला है हमेशा। तो इस रीजन को हम डिफाइन करते हैं सेफ्टी पैराबोला या फिर सेफ रीजन, जो अंदर वाला रीजन है। और जो बाहर वाला रीजन है, सॉरी जो अंदर वाला रीजन है वो डेडली रीजन होता है, जहाँ पे वो बर्ड किसी या फिर पार्टिकल किसी भी पॉइंट में पहुंच सकता है। जो बाहर वाला रीजन है वो सेफ रीजन होता है, और जो पैराबोला होता है उसको हम सेफ्टी पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता होना चाहिए आपको ये, और ये जनरली कोचिंग में पढ़ाया भी जाता है, अच्छे कोचिंग्स में ये डिस्कस भी होता है ये, ठीक है। तो मैं एक बार इस चीज़ को मिटा देता हूँ और मैं आपको सेफ्टी पैराबोला का इक्वेशन लिख देता हूँ। तो सेफ्टी पैराबोला का इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू v0² / 2g माइनस gx² / 2v²।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि मुझे अगर इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, एल को मैक्सिमाइज़ करना है, मतलब मुझे सेफ्टी पैराबोला का जो एकदम एंड है उसको टच करना होगा। मान लो सेफ्टी पैराबोला कुछ ऐसा दिख रहा है, मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है सेफ्टी पैराबोला, ठीक है। तो सेफ्टी पैराबोला का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो आपका कितना बनना चाहिए, -h, l, करेक्ट। उससे दूर तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेफ्टी पैराबोला के बाहर जाना पॉसिबल नहीं पार्टिकल का, और पार्टिकल मैक्सिमम कितना जा सकते हैं यहाँ से, l तक पहुंच सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं ये सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि चलो फॉर y इक्वल टू -h, x इक्वल टू l, मैं ऊपर के पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट है। तो पुट कर दो बस इस पॉइंट को भी, -h इक्वल टू v0² -g l²/2 और यहाँ से आपका l बहुत आसानी से निकल जाएगा, gl²/2 v0²/2g प्लस h। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि l कितना होगा। तो l कम्स आउट टू बी v0⁴/g प्लस 2v0²h/g। तो ये हो जाएगा आपका l मैक्स। इससे दूर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पार्टिकल को हमेशा सेफ्टी पैराबोला के अंदर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है मेरा सेफ्टी पैराबोला, इसके अंदर रहना है पार्टिकल को हमेशा। तो हर एक प्रोजेक्शन के लिए आप ये मान के चलो कि एक एनवेलप होगा जिसके अंदर पार्टिकल को रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। फॉर एनी जंप उस एनवेलप के अंदर पार्टिकल को रहना ही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस फिगर को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब नीचे देखते हैं इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसा हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ पैराबोलास पहले से ड्रॉ करके रखा है आपको समझाने के लिए, बट पहले एक बार देख लेता हूँ क्या हो रहा है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ, जब पार्टिकल फर्स्ट जंप दे रहा है, एक बार मैं रीड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है, समझना अच्छे से ये क्वेश्चन को। मान लो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है अभी, और वो जंप किया किसी भी रैंडम डायरेक्शन पे v0 एंड से दिस पॉइंट इज 0,0, करेक्ट। तो वो जब जंप करेगा उसका कुछ पैराबोला ऐसा दिखेगा, ये उसका ट्रेजेक्टरी है, करेक्ट। अब ये भी आप समझ लो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस जंप एक सेफ्टी पैराबोला भी होगा, ऐसा एक आपका सेफ्टी पैराबोला दिखेगा, ठीक है। तो आप ये सोचो अगर मैंने इस एंगल पे जंप किया तो मेरे लिए मैक्सिमम पॉसिबल, या फिर ये मानो कि किसी भी ट्रेजेक्टरी के लिए अगर मैं बस एक्स कोऑर्डिनेट देखूँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना कब इजी होगा, अगर मैं नेक्स्ट जंप सेफ्टी पैराबोला पे पिक करूँ। समझ गए आप? ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे मान लो कि शायद से ये पैराबोला जो है, मान लो मैं ऐसे गिर गया तो ऑब्वियसली मेरा मैक्सिमम केस तो नहीं होगा अगर मैं एक जंप की बात करूँ, ठीक है। या फिर मैंने जंप मान लो यहाँ, नेक्स्ट जंप मान लो मैंने यहाँ से लिया, बट मेरे पास एक पॉसिबिलिटी था ना कि मैं नेक्स्ट जंप कहीं यहाँ से मारूँ तो मैं शायद और दूर तक पहुँच सकता था। तो उस बर्ड के लिए ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी क्या होगा, अगर वो अपना सेकंड जंप एक ऐसे पॉइंट से मारे जो वापस से उस सेफ्टी पैराबोला के ही पार्ट है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एक बर्ड किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है या फिर वो किसी भी ट्रेजेक्टरी को ले सकता है, ठीक है। तो अगर बर्ड ने ऐसा जंप किया, मतलब मान लो बर्ड ने सोचा कि मैं नेक्स्ट जंप इस पॉइंट से करूँगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन वो होगा ना कि अगर ये फर्स्ट ट्रेजेक्टरी फॉलो ना करके सेकंड ट्रेजेक्टरी फॉलो करे। ये डेफिनेटली आसान क्वेश्चन तो नहीं है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। OPHO का एकदम लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। मुझे भी करने में काफ़ी टाइम लगा था इस क्वेश्चन को, तो एक बार समझ लो अच्छे से इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी सारा एक नया डायमेंशन खुलेगा आपके लिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये मेरे लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा। दिस इज़ ए बेटर
ऑल्टरनेटिव फॉर द बर्ड, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन। तो ऑप्टिमम एक केस होगा, ऑप्टिमम केस इज व्हेन optimum case is when bird jumps from a point on its safety parabola. The bird jumps from a point in safety parabola. आगे समझिए बात, बढ़ते आगे। चलिए, तो मान लिया कि मैंने अब जो नेक्स्ट जंप है वो मैंने इसी एक पॉइंट से लिया, ठीक है। तो ये मान लो मेरे एक x1, y1 है, तो मैंने इस पॉइंट से नेक्स्ट जंप लिया, और नेक्स्ट जंप के टाइम पे मेरा स्पीड क्या होगा, v1/n किसी भी डायरेक्शन पे, या v0/2 किसी भी डायरेक्शन पे, करेक्ट, बोल सकते हैं ना, ये देख लो, समझ आ गई ये बात। चलिए, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे वापस से वही फंडा लगाऊं कि हाँ चलो, इस फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन फॉर x1, y1 और एक सेफ्टी पैराबोला एग्जिस्ट कर रहा होगा, और मेरे लिए ऑप्टिमम ट्रैजेक्टरी वही होगा अगर मैं वापस एक ऐसा पॉइंट पिक करूँ जिससे मैं सेफ्टी पैराबोला से ही नेक्स्ट जंप लूँ, ठीक है। और वो सेफ्टी पैराबोला का कोई भी पॉइंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही हो, इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द सेफ्टी पैराबोला, ठीक है, समझ गए ये बात को। अब यहाँ से वापस एक जंप लेगा वो v0/3 पे, इसका और एक सेफ्टी पैराबोला होगा, करेक्ट, और इसे हर एक जंप के लिए एक सेफ्टी पैराबोला एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। और अब जो मज़े की बात है, अब इसको जनरलाइज कैसे करें। अगर मैं इन सारे सेफ्टी पैराबोला को जोड़ के एक फाइनल सेफ्टी पैराबोला क्रिएट कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि एक इन सब को जोड़ के एक फाइनल सेफ्टी पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, और वो सेफ्टी पैराबोला एंड में जहाँ पे जाके मीट करेगा ग्राउंड को, मुझे वही पॉइंट चाहिए, करेक्ट। इन सारे सेफ्टी पैराबोला को ज्वाइन कर लो, और वो सारे सेफ्टी पैराबोला जहाँ जाके ये पूरा जो एक बड़ा सा एनवेलप बना है वो जहाँ पे जाके ग्राउंड को मीट करेगा, वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पे वो फ्लैपी बर्ड गिरने वाला है, ठीक है। मैं एक बार पूरा पार्ट वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, समझ लो अच्छे से। जो पहला जंप पार्टिकल ने लिया 0,0 से, वो कोई भी पर्टिकुलर एंगल चूज़ करे, उसके लिए हमेशा बेटर या ऑप्टिमम केस होगा अगर वो जंप दूसरा जंप ऐसे एक पॉइंट से ले जो कि सेफ्टी पैराबोला का एक पॉइंट है, और वो कोई भी पॉइंट हो सकता है सेफ्टी पैराबोला का, ठीक है। सेकंड जंप वापस वो ऐसे कुछ पॉइंट से लेगा ताकि वो भी वापस से सेफ्टी पैराबोला का एक पॉइंट बने, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड जंप भी वो कुछ ऐसे पॉइंट से लेगा ताकि वो उस थर्ड जंप का जो सेफ्टी पैराबोला है उसका कुछ पॉइंट से बने, करेक्ट। मतलब ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं। मान लो ये मेरा सेफ्टी पैराबोला 1 है, ये सेफ्टी पैराबोला 2 है, और ये सेफ्टी पैराबोला 3 है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट जंप जो लिया वो तो एकदम ऑरिजिन से लिया। सेकंड जंप मैंने कहाँ से लिया, सेकंड जंप मैंने सेफ्टी पैराबोला 1 से लिया। थर्ड जंप मैंने सेफ्टी पैराबोला 2 से लिया, एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं एकदम एंड में जाके गिरूंगा ज़मीन पे, तो इन सारे सेफ्टी पैराबोला को जोड़ के जो एक फाइनल एनवेलप बनेगा, मुझे उसके पॉइंट पे मीट करना होगा, मतलब मुझे इस पॉइंट पे ग्राउंड पे गिरना होगा, ठीक है। तो मेरा अब काम क्या है, मेरा काम हो गया कि इस वाले जो एनवेलप है मुझे इक्वेशन ऑफ दिस ओवरऑल एनवेलप निकालना है जो हर एक सेफ्टी पैराबोला को जोड़ रहा है, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एक नया डिमेंशन मिल गया। हम बस एक जंप के लिए अब तक सेफ्टी पैराबोला यूज़ करते थे, इसमें हमें n जंप्स मिल रहा है, उसका एक कॉम्बाइंड सेफ्टी पैराबोला हमें दिख रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल एनवेलप हमें मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ ए गुड पार्ट। ठीक है, चलो, तो मैंने ऊपर भी उसी फिगर को ड्रॉ किया था, थोड़ा ग्राफिकली मैंने एक्सप्रेस किया था उस चीज़ को, बट जो मैंने नीचे ड्रॉ किया वही सेम चीज़ है। ठीक है, मैंने बस इसमें इक्वेशंस डाल के आपको दिखा दिया कि एक पैराबोला एग्जिस्ट करता है जो कि सारे सेफ्टी पैराबोलास को एनक्लोज करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अगर देखूँ, जो मेरा पहला जंप है y1, पहला जो सेफ्टी पैराबोला है, फर्स्ट सेफ्टी पैराबोला, उसकी इक्वेशन क्या होगा, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, सेफ्टी पैराबोला 1। इसका इक्वेशन क्या होगा, y1 इक्वल टू, मतलब y1 उसका एक पॉइंट होगा ना, y1 इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई 2g माइनस gx1 स्क्वायर बाई 2v1 स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता कि सेफ्टी पैराबोला क्या है, आप लोग एक बार प्लीज़ इसको गूगल कर लेना या फिर अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि इस पार्ट को कोचिंग में पढ़ाया जाता है। जो एडवांस्ड के बैचेस है उसमें इस पार्ट को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, सेफ्टी पैराबोला 2 क्या होगा, सेफ्टी पैराबोला 2 कुछ अलग दिखेगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा ना। इसमें कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग करना होगा, क्योंकि इसमें y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि अभी इसका जो और ये जो पार्टिकल हम थ्रो कर रहे हैं वो y1 से थ्रो कर रहे हैं हम लोग। तो हमें पता है जब ऑरिजिन शिफ्टिंग होता है तो इसमें मतलब इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा ना सेफ्टी पैराबोला का, y माइनस y1 टाइम्स ऑफ v0 स्क्वायर बाई 2g माइनस g x माइनस x1 स्क्वायर बाई 2v1 स्क्वायर, क्योंकि उसका ओरिजिन अभी x1, y1 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि सेकंड जो जंप है वो x2, y2 से लिया गया है। एक सेकंड ना, तो मैं यहाँ पे सीधा ये डाल दूंगा कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे v0 नहीं आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हुआ है ना, यहाँ पे एक काम करते इसको v1 बोल देते तो ईजी होगा, v1, ये v2 हो जाएगा, ये भी v2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है बार बार, v2 स्क्वायर बाई 2g माइनस g x2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सेफ्टी पैराबोला 2। चलिए आगे बढ़े, समझ आएगी यहाँ तक। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। जोड़ना एज इन, अगर मैं यहाँ से y वाले टर्म्स को हटा दूँ, y को नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे किसको हटाने से बेटर होगा, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ ना, तो y1 हट जाएगा। ठीक है, दिस साउंड्स गुड, दोनों को प्लस कर देता हूँ, यही पे कर देता हूँ मैं। अगर दोनों को प्लस कर दूँ मैं, क्या बनेगा इक्वेशन, तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को प्लस किया तो y1 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, बस ये अगर 1 है 1 प्लस 2 किया तो ये रहेगा y2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2g नेक्स्ट प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं, मतलब आसान बिल्कुल नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन से सीखना है। आपका ऐसा नहीं कि इसको पहले क्लिक में ही सॉल्व करना था, आपको सीखना है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। माइनस g x2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2v2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको नीचे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे और स्पेस नहीं बचा है, इसको नीचे लेके चलते थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
फिज़िक्स का बस यहाँ पे ये काम था कि ये इंट्यूशन डेवलप करना कि हाँ इन सारे पैराबोलास में या फिर मैं किसी भी तरह जंप मारूँ, मेरे लिए हमेशा ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी वही होगा अगर मैं जंप किसी एक पॉइंट से मारूँ जो कि मेरे सेफ्टी पैराबोला का पार्ट है। अब इन सारे सेफ्टी पैराबोला को ज्वाइन करके मैं और एक नया एनवेलप बना लिया, ओवरऑल एनवेलप बना लिया। वो एनवेलप जहाँ पे जाके मीट करेगा ग्राउंड पे, वही मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, बस इस इंट्यूशन को डेवलप करना फिजिक्स का काम था। अब देखना पूरा मैथ्स का ही काम बचा है। चलिए, अब यहाँ से मुझे क्या दिख जाएगा, यहाँ से मुझे दिख गया कि अगर मैं यहाँ से g वाले पार्ट को आगे ले आऊँ तो ये बनेगा g/2v1² x1 भी है ना, x1 स्क्वायर प्लस g x2 - x1² by 2v2² माइनस v1² माइनस v2² प्लस y2 = 0। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समहाउ x1 y1 को एलिमिनेट कर दूँ ताकि मुझे एक ओवरऑल एनवेलप मिल जाए y2 को x2, y2 के टर्म्स पे। अब ऐसे मैं हर एक टर्म को एलिमिनेट करता जाऊँगा। अभी इस पोजीशन पे, इस स्टेप पे मैं x1 y1 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैं x2 y2 को एलिमिनेट करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे x3 y3 को एलिमिनेट करूँगा। तो अगर मैं सारे बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया तो मुझे ओवरऑल एनवेलप मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, मतलब इस ऑब्जेक्टिव से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मुझे मिल जाएगा g/2v1² प्लस g/2v2²। यहाँ पे रहेगा एक x1²। ये गया फर्स्ट पार्ट x1 के टर्म पे। मुझे x1 को एलिमिनेट करना है, y1 ऑलरेडी हट चुका है यहाँ से। माइनस यहाँ पे रहेगा g/2, क्या क्या रहेगा देख लो यहाँ पे, टाइम्स ऑफ 2x1 x2 बाई v2²। ये रह जाएगा यहाँ पे, प्लस अब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं जिसमें x1 नहीं है वो एक बार लिख लो। ठीक है, प्लस और एक टर्म होगा gx2² बाई 2v2²। तो माई पर्पस इस एक बार लिख दूँ क्या पर्पस आपको, ताकि आपको बेटर समझे। एक बार यहाँ पर्पस मेंशन कर देता हूँ मैं। पर्पस इज टू eliminate x1 y1 to achieve an envelope for x2 y2। क्योंकि अगर मुझे x2 और y2 का इक्वेशन मिल गया तो मुझे ये मिल जाएगा कौन से पॉइंट्स है वो सेकंड जंप ले सकता है। ठीक है, और मुझे इंडक्टिवली ये कंटिन्यू करना है, इंडक्टिवली कंटिन्यू दिस टू रीच xn yn। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मान लो मैं एकदम ग्राउंड के एंड पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्पस है यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं x को कैसे हटाऊँ, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच। कि ऑब्वियसली मेरा x1 y1 का रियल वैल्यूज तो होगा क्योंकि सेकंड जंप है, तो मैंने फर्स्ट जंप कहीं ना कहीं से लिया ही होगा। तो यहाँ का जो एक्सप्रेशन है उसका d आप > 0 पुट कर दो। कैलकुलेशंस आर गोइंग टू गेट अ बिट मैसी हियर, बट ठीक है, हमें एंड तक पहुँचना है। तो g² x2² डिवाइडेड बाई v2⁴ b² - 4ac। तो -4 टाइम्स ऑफ g/2v1² प्लस g/2v2²। और c वाला जो पार्ट है वो तो यही रह गया, तो इसको वापस से मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया > 0। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, एक g2 x2² बाई v2⁴ माइनस यहाँ से बन जाएगा ये 4
g/2 v1 स्क्वायर प्लस g/2 v2 स्क्वायर टाइम्स y2। नेक्स्ट यहाँ से एक टर्म आएगा +4 g/2 v1 स्क्वायर प्लस g/2 v2 स्क्वायर। मैं बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाला पार्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g, और एक आखिरी टर्म बचा है +4। ये पूरा पार्ट वापस लिख देता हूँ मैं एक बार, और यहाँ से ये दो टर्म्स आएंगे ना, सॉरी ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। बस इस वाले टर्म को लेके आ जाना है हमको, बस दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक यहाँ से कुछ तो कैंसिल आउट होना चाहिए यार, आई थिंक होना चाहिए, चलो देखते हैं। तो यहाँ से आएगा g² x2 स्क्वायर बाई v2 पावर 4। देख लेते ऐसा कुछ टर्म बन रहा है क्या वहाँ पे। आई थिंक यहाँ से बनेगा 2 2 2 एंड 4 कैंसल्स आउट, तो यहाँ से आई थिंक यहाँ पे एक माइनस होगा कि प्लस होगा, सही है, यहाँ पे माइनस होगा एक, और ये प्लस हो जाएगा आई थिंक। हाँ यहाँ पे गलत लिखा था मैंने, ठीक है। चलो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक टर्म आ जाएगा एकदम लास्ट से g/2 स्क्वायर बाई v2 पावर 4, एक टर्म बन रहा है यहाँ पे, तो वो तो कटेगा। बाकी क्या बचा है देख लो एक बार, -g², मैं पहले वाले टर्म को पहले, लास्ट वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। x2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये होगा एक टर्म। बाकी रहेगा यहाँ पे एक और क्या टर्म बचा है यहाँ पे देख लो एक बार, बाकी 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 यहाँ पे एक बार इस सेकंड टर्म को ब्रेक करते हैं, 2 2 और 2 कैंसल्स आउट, तो -2g/v1 स्क्वायर -2g/v2 स्क्वायर, और दोनों में ही y2 मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। इसमें भी एक y2 है, इसमें भी एक y2 है। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद ही से करो, मेरा पार्ट मत देखो, बस रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, नीचे होगा एलसीएम v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, और ऊपर होगा gv2 स्क्वायर प्लस gv1 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ। नेक्स्ट पार्ट पे बनेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई g, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार देख लो सही से ब्रेक हुआ या नहीं हुआ चीज़ों को। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पार्ट में ये और ये तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या फिर, बचेगा आप y को एक साइड में ले लो, तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर मैं y को उस साइड ले जाऊँ तो क्या बच जाएगा, 2g/y2 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर y2 इस लेस देन इक्वल टू 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस g² x2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया आपका 2g/y2, वापस से y2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन गया 2g/y2, और ऊपर आपका आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। सेम यहाँ पे एक एलसीएम ले लो आप v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर का, तो ऊपर आपका दिख जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस g² x2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इस पार्ट को कैंसिल आउट कर दो,
तो यहाँ से देख लो एक बढ़िया सा धीरे धीरे एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। तो y2 कम्स आउट टू बी, मैं अगर डिवाइड कर दूँ इस पार्ट से, बस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये बन जाएगा बाई 2g, माइनस आ गया एक g बाई 2 x2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। बढ़िया, ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा आप मान लो जो y2 का एक्सप्रेशन है वो ऐसा कुछ आ गया, v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g माइनस जी x2 स्क्वायर बाई 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कुछ ऐसा पैराबोला बन गया जो कि उन सब पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है जहाँ से मैं सेकेंड जंप ले सकता हूँ। मतलब ये बेसिकली हो गया लोकस ऑफ जंप्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर सेकेंड जंप। ठीक है, अगर इसको मैं रिकर्स और कंटिन्यू करूँ इंडक्टिवली तो इसका जो y3 बनेगा, y3 क्या बनेगा, v1 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि 2 में 1 का पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब 3 में भी इसका पार्ट तो इन्वॉल्व होगा ही, प्लस v3 स्क्वायर बाई 2g माइनस जी x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर इनफैक्ट बाई 2 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो जो मेरा y1 का एक्सप्रेशन था ना, y1 का एक्सप्रेशन वाज सिमिलर इंडक्टिवली, बस उसमें एक v1 v2 का नया एक्सप्रेशन आया जो मैं y2 में देख पा रहा हूँ। तो y3 में भी सिमिलरली v3 का एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया y3 का फैक्टर, y3 का इक्वेशन। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया, लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर थर्ड जंप। अब देख रहे हो कितना मस्त एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे, ये थर्ड जंप के लिए। अब इसी को मैं nth जंप के लिए जनरलाइज कर दूँ तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉर nth जंप, यहाँ पे आपका yn निकल के आएगा। तो yn बन जाएगा लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ vi स्क्वायर बाई 2g माइनस जी xn स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ vi स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब इसका आंसर निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जहाँ पे yn मेरा माइनस h है तो वहाँ पे मेरा xn का वैल्यू l है, तो मुझे इस चीज़ को निकालना है। तो पहले एक बार फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया समेशन का, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे, 1/2g कॉमन चला जाएगा, ये बन जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल vn स्क्वायर। करेक्ट, और यहाँ से मैं v0 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9, और ऐसे जंप करते करते वो इनफाइनाइट जंप तो कर ही सकता है ना, टिल इन्फिनिटी। करेक्ट, मानते हो ना ये, क्योंकि ये जंप करते रहेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कभी जीरो होगा ही नहीं, v0/n के फॉर्म में, तो टेंस टू जीरो होगा इसका वेलोसिटी, तो जंप होता ही रहेगा हमेशा। तो फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग को एक 1/i स्क्वायर का समेशन मिल रहा है, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसल समेशन सीरीज। ये सब समेशन वाले पार्ट्स आप लोग याद रख लेना, और एम्पियर के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बेसल समेशन विच स्टेट्स कि अगर मेरा इंटीजर्स 1 प्लस 1/4, इंटीजर्स नहीं, मेरा जो टर्म्स है वो इस फॉर्म में जा रहा है टिल इनफाइनाइट, इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा π²/6। कन्वर्जेंट होता है ये भी, ठीक है, π²/6 पे कन्वर्ज करता है ये वैल्यू।
तो फर्स्ट टर्म मेरा बन गया v0²/2g π²/6। ठीक है, ये देख लो यार, ये पूरा एक बार अच्छे से देख लेना आप, मैं शेयर कर दूंगा सोल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म ये बन गया, क्योंकि आपको नेट पे सोल्यूशन बहुत रेयरली मिलेगा, नहीं मिलेगा आई थिंक। ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ सोल्यूशन है, तो एक बार देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ये गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म क्या आ गया यहाँ पे? सेकंड टर्म आ जाएगा यहाँ पे g/2 L², और नीचे यहाँ पे बनेगा 1/ वापस से v0² कॉमन ले लो, तो 1 + 1/4 + 1/9, और यहाँ पे वापस से हमें एक सेम चीज़ दिखेगा, विच इज़ अगेन कितना हो जाएगा gL² 2v0² 6/π²। तो ये बन गया आपका 3gL² 2v0² 2 तो कट गया ना, v0² π²। करेक्ट। चलो, फर्स्ट टर्म डन, सेकेंड टर्म डन। अब बस हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ दो। अब तो हो ही गया क्वेश्चन। y का वैल्यू पुट कर दे -h, बाकी फर्स्ट टर्म हो गया v0² 2g π²/6, और सेकेंड टर्म हो गया -3gL² v0² π²। करेक्ट। अब यहाँ से हमें निकालना है L कितना होगा, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 3gL² v0² π² इज इक्वल टू v0² π² 12g + h। ठीक है, तो L बन जाएगा मेरा, इसका रूट होगा तो v0π तो बाहर रहेगा। करेक्ट, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे पाई v0 को बाहर निकाल दे, नीचे आ जाएगा v0² π² 36g² + h/3g, इसका रूट। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v0² π² को भी निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा v0² π² से है ना, हाँ, एक π² भी निकलेगा तो ये बाहर भी बन जाएगा π², 36g², तो ये आ जाएगा 6, एक आ जाएगा g, अंदर बन जाएगा 1 + 12gh/v0² π²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसके वैल्यूज पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा कितना आएगा उसका फाइनल आंसर। ठीक है, वो तो मुझे अभी याद नहीं है, एक बार आप लोग इसको सॉल्व कर देना, इसमें बस वैल्यूज डाल देना आप, बट यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये बेटर है, मतलब वैल्यूज डाल के बस कैलकुलेशन पार्ट ही बढ़ेगा। बट सोल्यूशन तो ये मेरा ये रहा। ऑफिशियल में भी यही सोल्यूशन दिया था, बट उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट था, बट बाकी मेथड सेम ही है। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है ऑफिशियल में आपको सिमिलर टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा, और आपको शायद देख के समझ भी ना आए। तो ये प्रॉपर एक सोल्यूशन है जो आपको मिल जाएगा फ्लैपी बर्ड का, बट कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा इसका एक अलग से वीडियो बना देते हैं ताकि आपको समझ आए कि सोल्यूशन क्या है क्या एक्चुअली। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको अच्छे से। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये बर्ड जंप करता रहेगा, किसी भी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में वो जंप कर सकते हैं, उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैंने एक सिंपल केस लिया कि बस एक ही जंप कर रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस दूर गिरना कितना हो सकता है, तो ये हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी पैराबोला। सेफ्टी पैराबोला एक ऐसा पैराबोला है जिसके अंदर हमेशा पार्टिकल रहेगा, उसके बाहर निकलना मुश्किल है अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से हर तरफ जंप कर रहा है तो। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हमने सोल्यूशन पे, जहाँ पे हमने देखा कि एक बर्ड के लिए हमेशा ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी वही होगा या फिर ऑप्टिमल जंप वही होगा अगर
वो उसके सेफ्टी पैराबोला से जंप करे, या फिर कोई भी एक ऐसा पॉइंट चूज़ करे जो उसके सेफ्टी पैराबोला पर लाई करता है। मतलब अगर मान लो ये बर्ड ऐसे भी जंप कर सकता है और ये इस पॉइंट से करेगा, ये भी हो सकता है, बस वो पॉइंट सेफ्टी पैराबोला पर होना चाहिए, तो उसके लिए वो ऑप्टिमल जंप होगा। तो मैंने ऐसे देखा कि हाँ चलो फर्स्ट जंप के लिए मान लिया, सेकंड जंप के लिए वापस से उसका एक अलग से सेफ्टी पैराबोला होगा जिसको हमने नेम कर दिया सेफ्टी पैराबोला 2। अब 2 पे जब जंप किया उसने, वापस से एक थर्ड पॉइंट होगा जिसके लिए अलग से और एक पैराबोला आएगा। इन सारे पैराबोला को ज्वाइन करके जो एक ब्रॉड एनवेलप मिल रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव है उसका इक्वेशन निकालना है मुझे, क्योंकि वो कर्व जाके जहाँ पे मीट करेगा ग्राउंड को, वो बर्ड वही जाके गिरेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराबोला का इक्वेशन तो हमने निकाल लिया सेफ्टी पैराबोला से, आसान था। अब सेफ्टी पैराबोला 2 निकालने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इक्वेशन तो यहाँ पे आ चुका था, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ऐसा एक एनवेलप चाहिए जो कि 1 और 2 को ज्वाइन कर सके, पैराबोला 1 पैराबोला 2 को ज्वाइन कर सके, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x1 y1 हो। मतलब मुझे सारे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ x2, y2 चाहिए थे और उसके एक लोकस वाला कर्व चाहिए था मुझे। तो मैंने पहले दोनों को प्लस कर दिया, तो y1 एलिमिनेट हो गया। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि x2 को एलिमिनेट करो, तो उस x1 को एलिमिनेट करो। तो मैंने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का अप्रोच लगा दिया, जिसको लगाते ही मेरा एक इक्वेशन बन गया बस y2 और x2 में। ठीक है, तो अगर मैं पहला इक्वेशन और सेकंड को देखूँ, उसमें चेंजेस क्या क्या है, बस v2²/2g एक एक्स्ट्रा टर्म आया और नीचे और एक v2² एक्स्ट्रा आ गया। तो थर्ड के लिए सिमिलरली मैं इंडक्टिवली इस चीज़ को लिख सकता हूँ, एंड फॉर द nth स्टेप मैं वापस इसको लिख सकता हूँ। तो nth जंप के लिए ये हो गया इक्वेशन। और अल्टीमेटली मैं अगर देखूँ यहाँ पे एक समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है, जो कि हम यूज़ करते हैं यूजिंग बेसल समेशन सीरीज, जिसका आंसर होता है π²/6। और इसी को पुट करते ही मैंने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया, मैंने सेकंड टर्म कैलकुलेट किया, और मैंने फाइनली L निकाल लिया वहाँ से। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, मैथ भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व था। बहुत सारे बच्चे शायद इस स्टेप में अटक गए होंगे कि ये सम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया फाइनल सोल्यूशन। तो ऐसे में और भी जो भी प्योरिटीज़ है मैं उसका सोल्यूशन लेकर आता रहूँगा। ये सारे एक बार आप लोग नोट करके रख लेना, क्योंकि अच्छे टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन है जो कि बहुत इजीली सॉल्व नहीं हो पाते, बहुत कम ही बच्चे इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट।